देन इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जैसे कि जनरली समझ ही रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब सर कब कभी या कितनी बार यूज ले सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब अपने जो ईसीटी है उसको कब कब या कहाँ या कितनी बार यूज ले सकते हैं। तो जनरली अपन बात करें तो ईसीटी को अपन अल्टरनेटिव डेज में यूज ले सकते हैं। अल्टरनेटिव डेज मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन यूज ले सकते हैं। वैसे कि अगर बात करें तो अपने वीक में 3 बार यूज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जिनके अंदर यूज ली जाए, ऐसा तो है नहीं है कि अपन मन कर रहा है तभी यूज ले लें। जैसे कि मैंने कंडीशन आपको 4-5 कंडीशन बताई थी अभी कि भाई एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इंडिकेशन, तो इंडिकेशन में यूज लेंगे। अब इंडिकेशन में भी अपने पास 3 इंडिकेशन है कि उन इंडिकेशन के अंदर कौन कौन सी जगह या कितनी कितनी बार यूज लेंगे, ठीक है। एक आएगा अपना सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, एक आएगा सिजोफ्रेनिया और एक आएगा आपका क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे अब फ्रीक्वेंसी की। 3 कंडीशन में अपन यूज लेंगे। एक तो मैंने बोला सीवियर, ठीक है। नेक्स्ट बोला मैंने सिजोफ्रेनिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला सीवियर सिजोफ्रेनिया, ठीक है बच्चों, या फिर क्रोनिक सिजोफ्रेनिया। अब इसमें अपन फ्रीक्वेंसी लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है तो उसके अंदर अपन ईसीटी लेंगे 6 से 8। कितनी लेंगे? 6 से 8। अगर किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया है तो उसके अंदर कितने लेंगे अपन? 8 से 12। कितने लेंगे? 8 से 12। और सिजोफ्रेनिया भी कौन सा? किसी भी सिजोफ्रेनिया में, क्योंकि मैंने इंडिकेशन में आपको बताया कौन सा सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक। कौन सा? कैटाटोनिक, ठीक है बच्चों। दूसरे सिजोफ्रेनिया में अपने को यूज नहीं लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर अपन बात करें तो बच गया आपका सीवियर सिजोफ्रेनिया, या फिर इसको क्रोनिक सिजोफ्रेनिया बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? क्रोनिक। इसके अंदर लेंगे अपन 20 से 25 टाइम ईसीटी, ठीक है। अगर इस कंडीशन में ये ईसीटी लेने के बाद सुधार आ जाता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज अपने ईसीटी और यूज नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो यहां तक बात समझ में आई। फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है अपने को? अगर कंडीशन कौन सी है? सीवियर डिप्रेशन की है तो 6 से 8 बार लेंगे। अगर आपकी कंडीशन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की है तो 8 से 12 टाइम यूज लेंगे। और अगर आपकी कंडीशन सीवियर डिप्रेशन है या क्रोनिक डिप्रेशन है तो उसके अंदर 20 से 25 बार अपनी ईसीटी को यूज लेंगे। यहां तक आई होगी बात समझ में आपके? एक बार और बता देता हूं मैं आपको। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार यूज लेना है। तो एक कंडीशन आती है अपने पास कौन सी? सुसाइडल आइडिया, ठीक है, या फिर डिप्रेशन बोल सकते हैं, सीवियर डिप्रेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, उसके अंदर कितनी बार लेंगे? 6 से 8 बार लेंगे। देन उसके बाद में कंडीशन आएगी अपनी कौन सी? सिजोफ्रेनिया। और सिजोफ्रेनिया भी कौन सा? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। उसके अंदर को कितने लेंगे? 8 से 12 बार लेंगे। देन उसके बाद में आ जाएगा अपना डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, क्रोनिक डिप्रेशन बोल सकते हैं। उसके अंदर लेंगे 20 से 25 बार अपने यूज। किसको? ईसीटी को, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा सभी को। ये अपनी फ्रीक्वेंसी की बात हो गई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फ्रीक्वेंसी बता दी, टाइप बता दिया, लेकिन ये तो बता दो कि करंट कितना यूज लेना है, ठीक है, कि यह उठाया और चेप दिया मामला, ऐसा थोड़ी होगा। तो उसके बाद में अपन बात करेंगे अमाउंट ऑफ करंट। किसकी बात करेंगे? अमाउंट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। तो अमाउंट ऑफ करंट की अगर बात करें तो अपन जो वोल्टेज है उसके अंदर लेंगे इसमें करंट का 70 से 130 वोल्टेज। और अगर मिली एम्पियर में बात करें तो 200 से 1600 मिली एम्पियर यूज लेंगे। यहां तक आई बात समझ में सभी को? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर करंट की तो आपने बात कर ली, लेकिन इस करंट को क्या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? तो मैं बोल दूं कि नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। करंट को बढ़ा सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है उसके अंदर आपका जो करंट है उसको 150 तक कर सकते हैं। वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी पर चल रहा है तो उसके अंदर ईसीटी के करंट को कितना तक इंक्रीज कर सकते हैं? 150 वोल्ट तक, मतलब कि 70 से लेके 150 तक अपन काम में
ले सकते हैं। उसके अंदर कौन सी कंडीशन के अंदर? मेनिया वाले कंडीशन में। मेनिया मन में आ रहा होगा, मेनिया क्या होता है सर? तो मेनिया वही है कि डिप्रेशन का अपोजिट, ठीक है। जो कंडीशन डिप्रेशन में होती है उसके जस्ट विपरीत जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाएगी? मेनिया कहलाएगी, ठीक है। ये भी अपन नेक्स्ट कोई क्लास में बाद में आकर अगर अपने डिस्कस करेंगे तो मेनिया के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कौन सी कंडीशन में? अगर पेशेंट कहाँ है? लिथियम थेरेपी पर, लिथियम थेरेपी पर है। और लिथियम थेरेपी पर कौन सा पेशेंट होगा? जिसको मेनिया की डिजीज होगी। मेनिया भी एक क्या है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो क्या होगी अपनी बात? अमाउंट ऑफ करंट, कि भाई करंट का अमाउंट कितना यूज लेना है? करंट का यूज लेना है अपने को 70 से लेकर 130 वोल्ट। और इस करंट को किस कंडीशन में बढ़ा सकते हैं? पेशेंट लिथियम थेरेपी पर हो। और लिथियम थेरेपी पर कब रहेगा पेशेंट? जब उसको मेनिया वाली कंडीशन होगी। यहां तक आई बात समझ में सभी के, ठीक है। ये हो गई बात। फिर इसके बाद में बात तो आ गई सर करंट, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सुबह से लगाया और शाम तक ही छोड़ दिया। अरे एक टाइम भी तो होगा, एक ड्यूरेशन होगा, नहीं मर जाएगा पेशेंट। तो इसमें अगर बात करें तो बनाती है फिर ड्यूरेशन की, कितना काम ले सकते हैं या कितनी देर काम ले सकते हैं। तो जनरली अपन बात करें तो आपकी जो ईसीटी है उसके अंदर जो करंट अपन यूज ले रहे हैं कितना? 70 से 130 वोल्ट। उसको अपन 0.5 से लेकर 1 सेकंड तक यूज ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 0.5, या फिर अगर बात करें एक्यूरेट की तो 0.6 to 1 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी माथा फोड़ी करी, इतनी सी देर यूज लेंगे करंट? ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी वाला करंट होता है कि इसका इफेक्ट आना होता है वो इतनी कंडीशन में आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा अपन यूज लेंगे तो अनेक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में। लेकिन इस करंट को अपन बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने की भी वही कंडीशन होगी कि अगर पेशेंट कहाँ है? लिथियम थेरेपी पर है। क्योंकि लिथियम थेरेपी में जब अपन वोल्टेज बढ़ा सकते हैं तो करंट ड्यूरेशन क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि मान लीजिए लिथियम थेरेपी पर है और उसके अंदर अपन इसी ड्यूरेशन में देंगे तो क्या जो अपना जो एक्सपेक्टेड इफेक्ट है वो आ सकता है? नहीं आएगा। तो उसको किस कंडीशन में बढ़ा सकते हैं अपन? लिथियम थेरेपी में इंक्रीज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं अपन कि इन लिथियम थेरेपी करंट कैन बी इंक्रीज, या करंट नहीं सॉरी ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज। ओके, ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज मतलब कि अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी पर है तो इसका जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा सकते हैं और करंट के अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात कौन सी होगी? तो मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे कि मैं बोल दूं आपको ड्यूरेशन, अमाउंट ऑफ करंट या फिर शैम्पू ऑफ हेयर, तो इसके अंदर अगर बात करें अपन तो कौन सी कंडीशन होगी कि जो आपको पेशेंट के अंदर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है? वो होगी आपकी यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट का मतलब होगा कि जो आप करंट दे रहे हो उसकी यूनिट कितनी है। और कंडीशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट यूनिट ऑफ करंट क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी किसमें? कि पेशेंट को ईसीटी चल रही है तो उसके अंदर मैं बोलूँ कि 3-4 चीजें हैं, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, तो होगी आपकी यूनिट ऑफ करंट। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके मेथड, ठीक है बच्चों। इसके देखो अपन ने बात कर लिया, डेफिनेशन की बात कर ली, जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया है, इंडिकेशन कर लिए हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कर लिए हैं, टाइप्स कर लिए हैं, फ्रीक्वेंसी कर ली है, अमाउंट ऑफ करंट कर लिया है। अब बात करते हैं अपन इसके मेथड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मेथड के बारे में, ठीक है। मेथड, ठीक है बच्चों। अब मेथड का मतलब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या बता दिया, पहले तो आपने टाइप बता दिया, मेथड बता दिया। बिल्कुल बच्चों बता दिया, लेकिन मेथड एक अलग चीज है। मेथड मतलब कि 2 प्रकार के मेथड से अपन क्या कर सकते हैं? ईसीटी दे सकते हैं। एक तो मेथड होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। डायरेक्ट का मतलब कि पेशेंट आया सीधा उठा के ईसीटी दे दिया, मतलब कि
इस प्रकार के मेथड में, अगर अपन बात करें हिंदी लैंग्वेज में, कि इस प्रकार के मेथड में किसी भी प्रकार की दवा का यूज नहीं किया जाता है। किस टाइम पर? ईसीटी देते समय या ईसीटी देने के लिए। मतलब कि ऐसी मेथड या ऐसी थेरेपी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मेडिसिन यूज नहीं लिया जाता है और ईसीटी प्रोवाइड की जाती है, तो उस ईसीटी को कौन सी कैटेगरी के ईसीटी बोलेंगे अपन? डायरेक्ट कैटेगरी या डायरेक्ट मेथड ऑफ ईसीटी। मतलब इसमें लिख सकते हैं अपन मेडिसिन इज नॉट यूज। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हुआ, अपने लिख दिया मेडिसिन इज नॉट यूज, कि इस प्रकार के मेथड में किसी भी प्रकार की दवाई यूज नहीं लेते हैं। फिर अपने बात आती है इंपॉर्टेंट कि ये इनडायरेक्ट क्या होती है। तो अपन बात कर लें कि जो जनरली आज के दौर में यूज ली जा रही है वो कौन सी है? आपकी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि डायरेक्ट में अपन ने किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी पेशेंट को, और दवा नहीं दी तो पेशेंट के अंदर अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट में फ्रैक्चर हो सकता है, एस्पायरेशन के चांसेस हो सकते हैं, और वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, और पेन भी हो सकता है। क्योंकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी जा रही है। पेशेंट आया, डायरेक्ट करंट लगा दिया, करंट लगाओगे माउथ के जो सिक्रेशन है वो बढ़ेंगे, सिक्रेशन बढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चल गया तो एस्पायरेशन कर जाएगा पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को करंट लगाएंगे या फिर सीजर उत्पन्न करेंगे। सीजर आपने देखे होंगे, दौरा आते हैं तो हिलता है पेशेंट, हिलेगा तो फ्रैक्चर हो सकता है, सेकंड कॉम्प्लिकेशन। देन उसके बाद में मैंने बोला वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि जो आपका ब्रेन है उसके अंदर भी क्या है कि जो उसकी जो नॉर्मल कंडीशन उससे उसको अब नॉर्मल किया जा रहा है, जैसे कि सीजर प्रोड्यूस करके, और दर्द भी होगा पेशेंट को। तो इन कंडीशन के अंदर अपन यूज नहीं कर, वो सॉरी डायरेक्ट कंडीशन के अंदर अपन ड्रग यूज नहीं करते। इस वजह से इसको आज के ज़माने में या आज के दौर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में न के बराबर यूज लिया जा रहा है। मुख्य यूज ली जाने वाले मेथड को कौन सा मेथड कहेंगे अपन? इनडायरेक्ट मेथड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो डायरेक्ट मेथड था, तो इसमें तो पेशेंट आया उसको लगा दिया, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, पेशेंट आएगा उसको खाना वाना खिलाएंगे फिर उसके बाद में लगाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट को मेडिसिन देंगे। और वो मेडिसिन क्यों देंगे? कि ईसीटी की वजह से किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, जो कि अपना अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन हो। जैसे कि कई कॉम्प्लिकेशन भाई वो तो होंगे ही। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बोलूं कि ईसीटी का मुख्य कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो रिट्रोग्रेड एमनेशिया, भाई वो तो होगा, वो अपने से रुक रहा नहीं है, क्योंकि वो तो होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अपन रोक सकते हैं कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन। कौन से? फ्रैक्चर को रोक सकते हैं, एस्पायरेशन को रोक सकते हैं, और वॉमिटिंग वगैरह को रोक सकते हैं। कैसे? दवा देके। ठीक है, अब ये दवा कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि इनडायरेक्ट ईसीटी में कौन कौन सी दवाएं दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे थियोपेंटोल, सोडियम। उसके बाद में बात करेंगे रेगलान, और इसके बाद में बात करेंगे सक्सिनाइल कोनिन। ठीक है, अब जो इनडायरेक्ट मेथड है अपना ईसीटी का, उसके अंदर अपने को 4 प्रकार की दवाओं का यूज लेना है। अब इन दवाओं के बारे में हल्का हल्का मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। एट्रोपिन सल्फेट एक ऐसी दवा होती है जो कि आपके ओरल सिक्रेशंस को कम करती है। ठीक है, कौन सी दवा? एट्रोपिन सल्फेट। थियोपेंटोल सोडियम, थियोपेंटोल सोडियम एक ऐसी दवा है जो कि आपको एनाल्जेसिक एज ए पेनकिलर के रूप में काम लेते हैं। मतलब एनाल्जेसिक के रूप में लेंगे कहाँ? ईसीटी में। कौन सी दवा? थियोपेंटोल सोडियम। देन उसके बाद में होती है रेगलान, रेगलान होती है एंटी इमेटिक। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं जिससे समझ में आए। डिक्रीज ओरल सिक्रेशन, इसमें एनाल्जेसिक। ठीक है, तीनों का हो गया। एट्रोपिन कहां लेंगे अपन? डिक्रीज ओरल सिक्रेशन, इसमें एनाल्जेसिक रेगलान एंटीमेटिक, और सक्सिनाइलकोनिन क्या है? एक मसल्स रिलैक्सेंट है। क्या है? मसल
मसल्स रिलैक्सेंट। ठीक है, तो आपकी जो इनडायरेक्ट ईसीटी है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, दवाओं का यूज करके फिर ईसीटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आने वाले कॉम्प्लिकेशन है उनकी चांसेस मिनिमम हो जाते हैं या कम से कम हो जाते हैं। वो कौन कौन सी दवाइयां हैं? फर्स्ट है आपकी एट्रोपिन सल्फेट, जो कि ओरल सिक्रेशंस को कम करने के लिए यूज में ली जाती है। सेकंड है आपकी थियोपेंटोल सोडियम, जो कि एज ए एनाल्जेसिक काम में ली जाती है। थर्ड है आपकी रेगलान, जो कि एज ए एंटीमेटिक के रूप में काम में ली जाती है। और लास्ट है आपकी सक्सिनाइल कोलिन, जो कि मसल्स रिलैक्सेंट के रूप में काम में ली जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एट्रोपिन क्यों लेंगे, क्योंकि पेशेंट में सीजर उत्पन्न करेंगे तो ओरल सिक्रेशन इकट्ठे होंगे, और ओरल सिक्रेशन इकट्ठे होंगे तो एस्पायरेशन हो सकता है। तो टू प्रिवेंट एस्पायरेशन बोल सकते हैं, टू प्रिवेंट पेन, और रेगलान टू प्रिवेंट इमेटिक या वोमिटिंग। ठीक है, और इसके अंदर सक्सिनाइल कोलिन मतलब टू प्रिवेंट मसल फ्रैक्चर या फ्रैक्चर, क्योंकि मसल रिलैक्स नहीं रहेगी, रिजिड रहेगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर मसल से रिलैक्स हो जाएगी तो वो कैसे भी घूम जाएगी। जिस प्रकार से पेशेंट को अपन सीजर देंगे तो पेशेंट हिलेगा, तो उसका लंबोसैक्रल रीजन है वहाँ से पेशेंट हिलेगा, तो यहाँ फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने को क्या देनी है, ये दवाइयाँ यूज देनी है, और इसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है, सक्सेस रेट ज़्यादा है, और मोस्ट कॉमन यूज यही ली जाती है। कहाँ? क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। एक बार मैं और बता देता हूं आपको कि जो मेथड है वो कितने हैं, दो प्रकार के हैं। फर्स्ट मेथड की बात करें अपन तो वो डायरेक्ट है, और सेकंड मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मेथड के अंदर किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज नहीं लिया जाता है, पेशेंट आया और उसको ईसीटी लगा दिया, ये होता है डायरेक्ट। लेकिन यह क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज के दौर में न के बराबर यूज लिया जाता है। लेकिन जो सेकंड मेथड है आपका इनडायरेक्ट, वो बिल्कुल ही अच्छा मेथड है, और इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम है, और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज लिया जाता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने बात की है अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बारे में। जो दवाइयाँ हैं मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार की दवाई कहाँ यूज ली जाती है और क्यों यूज ली जाती है। देन इसके बाद में अपना पार्ट रहेगा, एक बार मैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि कुछ अपने कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि ईसीटी के दौरान आते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो कौन सा होता है, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फ्रैक्चर। ठीक है, मेनली तो दो ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन मुख्य कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो क्या है, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। कौन सा एमनेशिया, रिट्रोग्रेड। तो एमनेशिया की बात करें, आपके मन में आ रहा होगा सर रिट्रोग्रेड क्या होता है, तो रिट्रोग्रेड का मतलब होता है कि पहले तो रिट्रोग्रेड से पहले मैं दो शब्द समझाना चाहूंगा आपको, एंट्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड। एंट्रो मतलब कि आगे का, रिट्रो मतलब पीछे का। ठीक है, एंट्रो मतलब आगे का, रिट्रो मतलब पीछे का। तो रिट्रो का मतलब पीछे का एमनेशिया होना, मतलब पीछे का मतलब पीछे वाली चीजें भूल जाना। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी। यहां तक अपना बात हुई है जनरल पोर्शन के बारे में। नेक्स्ट, अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपना बात करेंगे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट, ईसीटी से पहले, ड्यूरिंग ईसीटी, पोस्ट ईसीटी और जो कॉम्प्लिकेशन है उनके बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।